सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हाउ द सीपीयू यूटिलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर द प्रोसेस स्टेट्स ऑफ अ गिवन प्रोसेस। तो उन्हीं पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ द सीपीयू शेड्यूलिंग। ओके, तो जैसे लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हाउ द सीपीयू यूटिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको उस यूटिलाइजेशन के लेवल को अचीव करने के लिए वी हैव कम अप विद अ न्यू अप्रोच दैट इज द सीपीयू शेड्यूलिंग, कि कैसे हम मेमोरी में रखे हुए इतने सारे प्रोसेसेस जो हैं उनको किस वे में अरेंज करें कि हमें सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो एक एफिशिएंट वे में हम लोग अचीव कर सकें। ओके, सो इन दिस वीडियो we will study about the CPU scheduler, the scheduling criteria, and about the two main types of the scheduling algorithms. Okay, so first of all, it is the scheduling CPU scheduler. So what is a CPU scheduler? The selection process is carried out by a short term scheduler, CPU scheduler. अब CPU शेड्यूलर काम क्या करता है पहले ये देखो। जो जैसे हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, एक मेमोरी में हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, उन प्रोसेसेस में से किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करना एल्गोरिदम के बिहाफ पे, एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग किसी भी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करना और उसको सीपीयू एलोकेट कर देना। बस सीपीयू शेड्यूलर का इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं है। सिर्फ एक प्रोसेसेस में से, बहुत सारे प्रोसेसेस में से एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग एक प्रोसेस को सिलेक्ट करना और उसको सीपीयू एलोकेट करना है, दैट्स इट। और इस सिलेक्शन प्रोसेस जो है, जो हमारा जो सीपीयू शेड्यूलर है, उसको हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो सीपीयू शेड्यूलर है उसको हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी बोलते हैं, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 इज दैट ये सिर्फ किसी भी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम और उसको सीपीयू एलोकेट कर देगा। दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द सीपीयू शेड्यूलर। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसेस मोड। Now there are 4 process mode. तो पहला process mode क्या है? That when a process switches from running to the waiting state. अब हमने जो process के states पढ़े थे, ठीक है, जो process की जो हमने life cycle थी, जो process के जो states थे, उसमें एक running state था और उसमें एक waiting state था। उसमें जो process है वो running और waiting के बीच में switch कर पाता था, right? तो अब क्या है कि जब एक प्रोसेस रनिंग से वेटिंग स्टेट में स्विच कर, अब वो रनिंग से वेटिंग स्टेट में कब स्विच करता है कि जब उससे आईओ रिक्वेस्ट यानी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कोई आ जाती है, कोई इसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो रनिंग से वेटिंग स्टेट में आ जाता था। ये होता है हमारा प्रोसेस मोड नंबर 1। नाउ व्हाट इज प्रोसेस मोड नंबर 2? कि जब एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में शिफ्ट करता है, स्विच करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग मोड नंबर 2। अब वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक P1 है, हमारे पास एक प्रोसेस है P1। ओके, अब वो है हमारा रनिंग स्टेट में, प्रोसेस है हमारे पास P1, वो है हमारा रनिंग स्टेट में। अब एक प्रोसेस आ गया, जब वो रनिंग स्टेट में था हमारा P1, तो एक प्रोसेस आ गया P2। अब क्या हुआ, जो P2 था ना, उसकी जो प्रायोरिटी थी वो थी P1 से ज्यादा। ठीक है, अब जैसे ही वो P2 आया तो P1 ने कहा ओके मैं रेडी स्टेट में जा रहा हूँ वापस, तब तक जो P2 है आपकी प्रायोरिटी मेरे से ज्यादा है, आप रनिंग स्टेट में अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहे हो। तो जो P1 है वो क्या करा, उसने रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में स्विच करा ड्यू टू इंटरप्ट। तो ये हमारा प्रोसेस का मोड नंबर 2। ना प्रोसेस का मोड नंबर 3 क्या है? देखो, फर्स्ट में क्या हुआ था, जो प्रोसेस था वो रनिंग से वेटिंग स्टेट में आया था बिकॉज ऑफ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। अब मोड नंबर 3 में क्या करेगा, वेटिंग से जब एक प्रोसेस रेडी स्टेट में आ जाता है, कब आएगा? जब उसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, मेन रीजन। ठीक है, तो जब वो वेटिंग से रेडी स्टेट में आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोसेस मोड नंबर 3। ये हमारा एक प्रोसेस हो गया मोड नंबर 3। नाउ लास्ट प्रोसेस, द प्रोसेस मोड नंबर 4 इज कि जब प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट हो जाता है और अपने सीपीयू को रिलीज कर देता है, वो आ जाता है हमारा प्रोसेस टर्मिनेट, जैसे प्रोसेस मोड नंबर 4। अब मेनली जो हमारी जो एल्गोरिदम्स है उनको हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वन इज प्रिमिटिव एंड अनदर वन इज नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, अब प्रिमिटिव क्या होते हैं पहले वो देखो। नाउ व्हाट इज प्रिमिटिव? अंडर प्रिमिटिव, once the scheduling has been allocated to a process, the process keeps a CPU until
until it releases the CPU either by terminating the process or by switching to the ready state. अब इसका मतलब क्या है कि सपोज कोई एक प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल अगेन द P1, उसको एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, प्रिमिटिव काइंड का शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, उसने उसको CPU एलोकेट कर दिया, ठीक है। अब जब तक P1 का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता तब तक वो जो CPU है वो उसी P1 को एलोकेट रहेगा, वो किसी और प्रोसेस को एलोकेट हो ही नहीं सकता। गेटिंग माई पॉइंट। अब क्या हुआ, अब इसमें प्रॉब्लम क्या कहाँ पर आई कि जब P1 जो है वो जब इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस को अपने जो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है उसको एग्जीक्यूट करने में चला गया तो वो वेटिंग स्टेट में आ गया। अब जैसे ही वो वेटिंग स्टेट में आया तो जो CPU है वो तो आइडल हो गया। अब जब वो आइडल हुआ तो एफिशिएंट तो हुआ ही नहीं, पूरा एकदम एफिशिएंटली जो CPU की जो यूटिलाइजेशन हमें चाहिए वो तो हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारा जो CPU है वो तो यहाँ पे फ्री बैठा है। तो ये यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज है कि जब तक कि यहाँ पे जो CPU की यूटिलाइजेशन है ना वो एफिशिएंट नहीं हो पाती, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं हो पाती। ओके, अब नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है? ये होता है हमारा प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव क्या होता है कि जब हमारे पास पॉइंट नंबर 1 और 4, जो इधर हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1 कि स्विच फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, और पॉइंट नंबर 4 जो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए, अगर ये दोनों साथ में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो हमारा होता है नॉन प्रिमिटिव। और अगर हमने एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो नॉन प्रिमिटिव होता है कि अगर P1 फिर से हम लोग ये एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि P1 एग्जीक्यूट कर रहा था CPU में, ठीक है। अब P1 चला गया वेटिंग स्टेट में, तो इसके पीछे एक और प्रोसेस था, फॉर एग्जांपल P2। अब CPU आइडल हो गया क्योंकि P1 चला गया वेटिंग स्टेट में। अब क्या करेगा वो एल्गोरिदम, नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम P2 को कहेगा कि ठीक है तुम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो, तो मैं CPU एलोकेट कर देता हूँ जब तक P1 फ्री नहीं हो जाता। गेटिंग माय पॉइंट कि नॉन प्रिमिटिव इज टोटली अपोजिट ऑफ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, ठीक है। अब प्रिमिटिव में मल्टीटास्किंग नहीं होती, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती, बट नॉन प्रिमिटिव में ये चीज पॉसिबल है। ओके, अब ये हो गया हमारा प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, द टू मेन टाइप्स ऑफ द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज। अब ये क्राइटेरियाज किस लिए हमें यूज करते हैं, व्हाई वी नीड क्राइटेरियाज? जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जो हम एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं वो किसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग ये बता पाएंगे ना कि ये एल्गोरिथम एफिशिएंट है या नहीं है ना। तो ये हमारे पास 5 क्राइटेरियाज हैं जिसके थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास एल्गोरिथम है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, या कोई भी एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, वो कितना एफिशिएंट है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? CPU का यूटिलाइजेशन, CPU यूटिलाइजेशन, कि CPU मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम वो यूटिलाइज ही होना चाहिए, आइडल कम से कम रहे, ज्यादा से ज्यादा उसको हम लोग यूटिलाइज ही कर सकें, ठीक है। ये है हमारा CPU यूटिलाइजेशन फर्स्ट क्राइटेरिया कि कितना एल्गोरिथम एफिशिएंट है उस CPU को यूटिलाइज करने में। नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्रूपुट। अब थ्रूपुट क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखो। One measure of work is the number of processes that are completed per unit. अब अगर इसको हम लोग सिंपल तरीके से समझें तो दैट मीन्स कि किसी भी गिवन पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, कितने प्रोसेसेस कंप्लीट हो सकते हैं उससे हम लोग कहते हैं थ्रूपुट। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने लिया 5 मिली सेकेंड्स, ठीक है। अब उस 5 मिली सेकेंड्स में एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम कितने प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है, वो होता है उसका थ्रूपुट। फॉर एग्जांपल वो 2 प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है विद इन 5 मिली सेकेंड्स का टाइम पीरियड। तो जो 2 प्रोसेसेस हैं वो क्या है, उसका थ्रूपुट। ओके, नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम विच इज ऑल्सो नोन एज TAT is the total time taken to execute a program. That is, TAT is the sum of periods spent waiting to get into the memory, waiting in the ready queue, executing the CPU and doing the input output. मतलब क्या है कि अगर जो टर्न अराउंड टाइम है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जितना भी प्रोसेस का जो साइकिल है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो सारा क्या है, टर्न अराउंड टाइम है। कि कितना उसने वेटिंग करा मेमोरी में, देन उसने रेडी क्यू में कितना वेट किया, देन वो एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगा उसको, और इनपुट आउटपुट होने में कितना टाइम लगा, स्टार्टिंग से लेकर टर्मिनेट होने तक जितना भी टाइम उसको लगा टोटल, उसको क्या कहते हैं हम लोग, टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट इज द वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या है
कि सीपीयू जो शेड्यूलिंग, अब दो टाइप के वेटिंग टाइम है, या तो जब वो इनपुट आउटपुट एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हो वो एक वेटिंग स्टेट है, हम उस वेटिंग टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भी प्रोसेस अपना काम कर रहा होता है, भले ही वो इनपुट आउटपुट पे कर रहा है बट कर तो रहा है ना। हम उसको प्रॉपर वेटिंग नहीं कह सकते, हम लोग उसको वेटिंग टाइम में काउंट ही नहीं करेंगे। हम लोग वेटिंग टाइम में क्या काउंट करेंगे कि कितना टाइम एक प्रोसेस ने रेडी क्यू में वेट किया है। रेडी क्यू में जो वेटिंग टाइम जो स्पेंड करेगा एक प्रोसेस, उसको हम लोग वेटिंग टाइम में कंसीडर करेंगे कि जब रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आने के लिए रेडी प्रोसेस ने वेट किया होगा ना, वो वाला जो वेटिंग टाइम है उसको ही हम लोग कंसीडर करेंगे। वेटिंग टाइम इज द सम ऑफ पीरियड्स spent waiting in the ready queue, right? Next is the response time. अब रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि जैसे ही जो प्रोसेस है वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है कि हाँ मैं अभी रेडी स्टेट में हूँ, फिर मैं रनिंग स्टेट में आ रहा हूँ, तो जैसे ही वो स्टार्ट होकर जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसको हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। आप इससे मिस मत कोलैब कर देना कि जब एक प्रोसेस जब आउटपुट जनरेट करता है तो वो रिस्पॉन्स टाइम है, नहीं। इधर रिस्पॉन्स टाइम ये है कि जब वो अपना स्टेट्स बताने लगता है, जब वो स्टेट्स में ट्रैवल करने लगता है, वो रिस्पॉन्स टाइम हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक एफिशिएंट, अब ये थे हमारे पास 5 क्राइटेरियाज। अब एक एफिशिएंट एल्गोरिदम कौन सी होती है? अब एक एफिशिएंट एल्गोरिदम वो होती है जो इन 2 क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई कर सके। ये 2 क्राइटेरियाज क्या है कि जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो, और थ्रूपुट, ये हमेशा इंक्रीज्ड होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा एल्गोरिदम अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा। और दूसरी चीज क्या है, जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है वो T18, हमारा वेटिंग टाइम WT, और हमारा रिस्पॉन्स टाइम RT कम से कम होना चाहिए। क्योंकि जितना ये तीनों कम होंगे उतनी ही ज्यादा प्रोसेसेस कम टाइम में कंप्लीट हो पाएंगे। जितना ये तीनों कम होंगे उतना थ्रूपुट और सीपीयू हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। अगर ये 2 क्राइटेरियाज को एक एल्गोरिदम फुलफिल कर पाता है तो वो हमारा एफिशिएंट एल्गोरिदम है, डिजायरेबल एल्गोरिदम है। ओके, सो हम लोग एक एक करके सारी एल्गोरिदम स्टडी करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स and the GATE exam also and the BTech exam. Okay, so if you like this tutorial, do comment, like, share and subscribe. Thank you.